Hello students, welcome back to my channel. This is Sonam Sangwan, Assistant Professor in the Department of Economics, Government College for Women, भवानी खेड़ा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस यानी सार्वजनिक वित्त, जिसके अंदर हम देखेंगे आज कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस का नेचर क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है यानी स्कोप क्या है, यानी कौन कौन सी थ्योरीज को हम या फैक्ट्स को हम पब्लिक फाइनेंस के अंदर स्टडी करेंगे एंड पब्लिक फाइनेंस के इंपॉर्टेंस क्या यानी फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ पब्लिक फाइनेंस यानी सार्वजनिक वित्त या पब्लिक फाइनेंस होता क्या है। बेसिकली पब्लिक फाइनेंस इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों से या दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज पब्लिक एंड फाइनेंस। पब्लिक का मतलब है द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अथॉरिटी को हम बोलेंगे पब्लिक, और द वर्ड फाइनेंस मीन्स मनी रिसोर्सेज, जो भी कंट्री के फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, मनी रिसोर्सेज होते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनेंस। और ये जो मनी रिसोर्सेज होते हैं दीज आर इन द फॉर्म ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट को कुछ सोर्सेज से इनकम होती है और उस इनकम को गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर एक्सपेंड करती है, खर्च करती है। तो जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं दैट रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, तो उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम फाइनेंस बोलते हैं। तो बेसिकली पब्लिक फाइनेंस रेफर्स टू द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ पब्लिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, यानी जो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर्स के रिलेटेड, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस की स्टडी को हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। सो डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग पब्लिक फाइनेंस इज एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट के जो भी रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के जो नेचर एंड प्रिंसिपल्स है उनकी स्टडी ही, उनका इन्वेस्टिगेशन ही पब्लिक फाइनेंस होता है। डोल्टन के अकॉर्डिंग पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न्ड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ द वन टू द अनदर, कि जो पब्लिक फाइनेंस है दैट इज़ कंसर्न विद ये जो पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं उनके जो इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होती है उनसे रिलेटेड होता है, उनसे कंसर्न होता है, और जो उनकी एडजस्टमेंट होती है इनकम और एक्सपेंडिचर की एक दूसरे के साथ, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। सो बेसिकली पब्लिक फाइनेंस कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, कि जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू स्पेंडिंग, कि गवर्नमेंट जहाँ पे खर्च करती है, बेसिकली गवर्नमेंट कहाँ पे खर्च करती है, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग्स होती है जिनके ऊपर गवर्नमेंट स्पेंड करती है। जो डेफिसिट्स पे आते हैं, गवर्नमेंट डेफिसिट्स को रिकवर करती है बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग या पब्लिक एक्सपेंडिचर, एंड द टैक्सेशन पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट को जहाँ से भी इनकम के सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के, वो टैक्स ही होता है, बेसिकली डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इन जो सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती है इनकी स्टडी को ही हम पब्लिक फाइनेंस यानी सार्वजनिक वित्त बोलेंगे। द गोल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर टू रिकग्नाइज when, how and why the government should intervene in the current economy and also understand the possible outcomes of the making changes in the market। तो बेसिकली जो पब्लिक फाइनेंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है या गोल होता है दैट इज़ टू रिकग्नाइज कि करंट इकोनॉमी में गवर्नमेंट को कब इंटरवेन करना चाहिए, कब इंटरवेन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और जो भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है मार्केट के अंदर तो उन इंटरफेरेंस का इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट्स आएंगे, क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, तो उन सब की स्टडी को हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। सो सबसे अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, कि पब्लिक फाइनेंस का नेचर क्या है। सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस एज अ साइंस। बेसिकली साइंस क्या होता है, साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की सिस्टमेटिक स्टडी को हम साइंस बोलेंगे। क्या स्टडी करता है, विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स, जो फैक्ट्स के बीच में जो कैजुअल रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करता है, उसको साइंस बोलेंगे। पब्लिक फाइनेंस हैज़ बीन हेल्ड एज साइंस, क्यों, बिकॉज इट डील्स विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस, गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे इनकम से रिलेटेड या एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, तो उनके बीच की रिलेशनशिप के डील करता है, उनके बीच की रिलेशनशिप को स्टडी करता है। तो इसलिए पब्लिक फाइनेंस को भी हम एज अ साइंस कंसिडर करते हैं, एज इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितने फैक्ट्स होते हैं उनके बीच में स्टडीज़ को रिलेशनशिप को स्टडी करता है, इसलिए पब्लिक फाइनेंस को हम साइंस कंसिडर करते हैं। सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एज साइंस। फर्स्ट इज इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी, कि जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं रिलेटिंग टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेवेन्यू पॉलिसीज,
तो उन फैक्ट्स और प्रिंसिपल की एक सिस्टमेटिक स्टडी है, इसलिए हम पब्लिक फाइनेंस को साइंस कंसीडर करते हैं। सेकेंड इज प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर इम्पीरिकल एंड इट इज स्टडीड बाय द यूज ऑफ साइंटिफिक मैथड्स। साइंटिफिक मैथड्स को यूज करके हम स्टडी करते हैं जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है उनको। सो इट इज कंसर्न्ड विद डेफिनेट एंड लिमिटेड फील्ड ऑफ ह्यूमन नॉलेज. It is not a study of complete knowledge about human being, rather than it is a concern with definite and limited field of human knowledge. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि अगर हम पब्लिक फाइनेंस की स्टडी वो क्या दिखाती है, अगर टैक्सेस को हम हाई रेट्स के ऊपर अगर हम इम्पोज करते हैं तो बेसिकली उसका प्रोडक्शन के ऊपर, कंजप्शन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली टैक्स और उसके आउटकम्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी कर रही है पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस इज कंसिडर्ड एज अ साइंस। और साइंस भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव साइंस होती है, नॉर्मेटिव साइंस होती है। जैसे पॉजिटिव साइंस क्या बताती है कि व्हाट इज़, जो फैक्चुअल सिचुएशंस होती हैं या फैक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव साइंस उसको बताती है। नॉर्मेटिव साइंस है, आदर्शात्मक विज्ञान है, वो क्या दिखाती है कि व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए, क्या गलत है, क्या ठीक है, तो वो वैल्यू जजमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो पब्लिक फाइनेंस से भी हमें वही इन्फॉर्मेशन मिलती है। बेसिकली पॉजिटिव साइंस भी है क्योंकि पब्लिक फाइनेंस की स्टडी वो हमें डिफरेंट टाइप के टैक्सेस हैं, टैक्स रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, पब्लिक डेट है, वो सारे फैक्ट्स की नॉलेज देती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करती है। तो पॉजिटिव साइंस भी है पब्लिक फाइनेंस। सेकंड, पब्लिक फाइनेंस नॉर्मेटिव साइंस भी है कि पब्लिक फाइनेंस बताती है कि कितना जो रेट ऑफ टैक्स है वो क्या होने चाहिए, कौन कौन से टैक्स इम्पोज करने चाहिए, डायरेक्ट टैक्स लगाना चाहिए या इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज करना चाहिए, किन आइटम्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स होना चाहिए, किन आइटम्स पे कम टैक्स होना चाहिए, एक्सपेंडिचर किन किन स्कीम्स पे ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो या कम एक्सपेंडिचर हो। तो बेसिकली पब्लिक फाइनेंस है वो एक नॉर्मेटिव साइंस भी है। तो पब्लिक फाइनेंस को हम एज ए साइंस भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक फाइनेंस एज एन आर्ट। क्या पब्लिक फाइनेंस एक आर्ट भी है, एक कला भी है? आर्ट क्या होता है? आर्ट इज एन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग डेफिनिट ऑब्जेक्टिव। कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो अपनी नॉलेज है उसको अप्लाई करना इज आर्ट, इज कला। कि अपने जो अनुभव है, अपना जो ज्ञान है, नॉलेज है, अगर हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे कुछ उद्देश्य, कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं आर्ट यानी कला। तो क्या पब्लिक फाइनेंस एक कला है? बेसिकली फिजिकल पॉलिसी विच इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। तो बेसिकली फिजिकल पॉलिसी वो एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, कंपोनेंट है पब्लिक फाइनेंस का। Fiscal policy makes use of the knowledge of government revenue and expenditure to achieve the objective of full employment, economic development and equality and price stability etc. कि फिजिकल पॉलिसी है वो जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेज हैं, एक्सपेंडिचर्स जो भी प्लान्स हैं, उनकी नॉलेज को यूज़ करती है फिजिकल पॉलिसी। किस लिए? कि इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट की, पूर्ण रोजगार को अचीव करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास, जो इनकम इक्वालिटी है यानी आर्थिक समानता, प्राइस स्टेबिलिटी, तो इन सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बेसिकली फिजिकल पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड। गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करती है राजकोषीय नीति, तो वे इन सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ही इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो टू अचीव द गोल ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी टैक्सेस आर लेविड विच आर लाइकली टू बी अपोज्ड। बेसिकली जो आर्थिक समानता का हमारा जो उद्देश्य होता है, जो इकोनॉमिक इक्वालिटी को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है, जो रिच सेक्शन है उसके ऊपर जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस, जैसे आपको जितनी इनकम बढ़ती जाएगी जो टैक्स रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है, तो उस हिसाब से जो टैक्सेस है उनका इम्पोज करने का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ टू गेन इकोनॉमिक इक्वालिटी। कि रिच सेक्शन के ऊपर टैक्सेस लगेगा, वो टैक्स पे करेंगे, उन टैक्सेस को जो पुअर सेक्शन है उसके ऊपर खर्च किया जाएगा उस इनकम को बेसिकली। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी को अचीव करने के लिए टैक्स लगाए जाते हैं। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू प्लान देयर टाइमिंग एंड वॉल्यूम। Study of public finance is helpful in solving many practical problems. Public finance is therefore an art also. बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है जिनको सोल्व करने के लिए पब्लिक फाइनेंस की हेल्प ली जाती है। पब्लिक फाइनेंस में यानी जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेज है उनकी नॉलेज, या जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स प्लान है उनकी नॉलेज होना जरूरी बेसिकली कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। तो पब्लिक फाइनेंस इज देयरफॉर एन आर्ट ऑल्सो, इसको एक हम कला का नाम देंगे पब्लिक फाइनेंस को। तो पब्लिक फाइनेंस साइंस भी है, साइंस में वो पॉजिटिव साइंस भी है, नॉर्मेटिव साइंस भी है, एंड पब्लिक फाइनेंस इज एन आर्ट ऑल्सो, एक कला भी है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी पब्लिक फाइनेंस का स्कोप क्या है, यानी उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं या कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम पब्लिक फाइनेंस के अंदर स्टडी करते हैं।
तो मेन स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस कैन बी समराइज एज पब्लिक रेवेन्यू, यानी ये थ्योरी जो पब्लिक रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो हम स्टडी करेंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, तो इन सारे कंपोनेंट्स को या फैक्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द मेथड्स ऑफ रेजिंग पब्लिक रेवेन्यू। So this branch of public finance is related to the study of all those sources, जिन भी sources से गवर्नमेंट को रेवेन्यू अर्न होता है उन सारे sources की स्टडी को इस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है, यानी पब्लिक रेवेन्यू में। द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन एंड प्रॉब्लम, जो गवर्नमेंट टैक्सेशन की जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, टैक्सेस इम्पोज करती है, उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन सब की स्टडी हम पब्लिक रेवेन्यू के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं। इन अदर वर्ड्स, ऑल काइंड्स ऑफ इनकम फ्रॉम टैक्सेस एंड रिसिप्ट्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड इन पब्लिक रेवेन्यू, यानी जिन भी सोर्सेज से गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है, इनकम होती है, वो टैक्सेस भी हो सकते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट को पब्लिक डिपॉजिट से भी रिसिप्ट्स मिल सकती हैं, यानी रेवेन्यू हो सकता है। तो जितने भी सोर्सेज होते हैं, जितने भी मैथड्स होते हैं जिनसे गवर्नमेंट फंड रेज करती है, तो वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इट फर्दर स्टडीज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यूज इनटू टैक्सेस, फीस एंड असेसमेंट, कि गवर्नमेंट के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं पब्लिक रेवेन्यू रेज करने के, फंड्स रेज करने के, उनके क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करती है। जैसे टैक्सेशन है, पब्लिक डेट है, डेफिसिट फाइनेंसिंग है, तो जितने भी मेथड्स होते हैं फंड्स रेज करने के वो सारे इस ब्रांच के अंदर यानी पब्लिक रेवेन्यू साइड कंपोनेंट में वो स्टडी किए जाते हैं। Second is public expenditure. In this part of government finance or public finance, we study the principles and problems relating to the expenditure of public funds. अब गवर्नमेंट को जब रेवेन्यू होता है या फंड्स रेज करती है तो उन गवर्नमेंट इनकम को या फंड्स को गवर्नमेंट खर्च करती है। अब कहाँ पे खर्च करती है, क्या कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो सारी हमारी आती है पब्लिक एक्सपेंडिचर सेक्शन के अंदर। सो दिस पार्ट स्टडीज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द फ्लो ऑफ गवर्नमेंट फंड्स इनटू वेरियस स्ट्रीम्स, कि गवर्नमेंट जो भी खर्च करती है, जितने भी गवर्नमेंट्स के फंड्स होते हैं, कि किन किन स्कीम्स के ऊपर जो अलग अलग फील्ड्स के अंदर, अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर गवर्नमेंट खर्च करती है, तो वो सारी इस ब्रांच जितनी भी स्टडी है, जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं या प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो उनको हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। बेसिकली द गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रीब्यूट द कंट्री रिसोर्सेज थ्रू इट एक्सपेंडिचर। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करना है, डिफेंस पे खर्च करती है गवर्नमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, जो प्राइस स्टेबिलिटी है। तो जितने भी गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे फिस्कल पॉलिसी की हमने बात की कि फिस्कल पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट की जाती है तो बेसिकली कुछ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको अचीव करने के लिए फिस्कल पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो प्राइस स्टेबिलिटी है। तो बेसिकली वो सारे जितने भी खर्च होते हैं गवर्नमेंट के, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड, तो वो सारे इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर। नेक्स्ट वन इज पब्लिक डेट। इन दिस सेक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस वी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ रेजिंग लोन्स। जो गवर्नमेंट लोन जब रेज करती है, गवर्नमेंट लोन लेती है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। द पब्लिक अथॉरिटी और एनी गवर्नमेंट कैन रेज इनकम थ्रू लॉन्स टू मीट द शॉर्टफॉल इन इट्स ट्रेडिशनल इनकम, कि जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग उसकी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाती है, यानी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जब उसकी इनकम से ज़्यादा आती है, यानी गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम हो रहा है बट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट को कुछ लोन रेज करने की ज़रूरत हो जाती है। तो इन दैट केस जो गवर्नमेंट लोन रेज करती है तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी प्रिंसिपल्स आते हैं, वो सारे हम इस पब्लिक डेट के अंदर यानी इस ब्रांच के अंदर हम डील करते हैं। द लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट इन अ पर्टिकुलर ईयर इज़ द पार्ट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। बेसिकली किसी वो हम एज एन रिसिप्ट हम कंसीडर करते हैं अगर कोई गवर्नमेंट लोन रेज करती है, या गवर्नमेंट किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यानी वर्ल्ड के या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी बैंक से लोन लेती है, तो वो एज एन पब्लिक रिसिप्ट उसको एज अ रिसिप्ट गवर्नमेंट के रिसिप्ट में उसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस बेसिकली स्टडीज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, कि जितनी भी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स होती है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो सारी यहाँ पे हम डील करते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर।
तो बेसिकली जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स यानी जो गवर्नमेंट बजट को ड्राफ्ट करती है, उसको अप्लाई करती है यानी अप्लीकेबल जब करती है, तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जितने भी फंक्शंस होते हैं उन ड्यूटीज़ से रिलेटेड, तो वो सारे इस ब्रांच के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एंड द लास्ट वन इज़ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड ग्रोथ आर द टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। कि गवर्नमेंट कोई भी अगर पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, फिजिकल पॉलिसी जैसे इंप्लीमेंट करती है, तो बेसिकली मेन दो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके। स्टेबलाइजेशन दैट इज़ टू कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, ग्रोथ को अचीव करना, which got a significant place in the discussion of public finance theory. So this part describes the various economic policy and other measures of the government to bring about economic stability in the country. कि इस पार्ट के अंदर गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स उठाती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, तो वो सारी पॉलिसीज़, वो सारे मेजर्स इस पार्ट के अंदर स्टडी किए जाते हैं इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में। नेक्स्ट वन इज़ फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। के पब्लिक फाइनेंस के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अलोकेशन फंक्शन। बेसिकली दो तरह की गुड्स होती हैं इकोनॉमी में। फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट गुड्स होती हैं और पब्लिक गुड्स होती हैं। प्राइवेट गुड्स होती हैं, दे हैव ए काइंड ऑफ एक्सक्लूसिविटी टू देमसेल्व्स, कि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, वो नेचर के अंदर एक्सक्लूसिव होती है। और जो पब्लिक गुड्स है वो नॉन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उस पर अप्लाई होता है, कि जो पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स हैं वो वही यूज़ कर सकते हैं जो उनके लिए पे करते हैं, और पब्लिक गुड्स होती हैं वो नॉन एक्सक्लूसिव नेचर की होती है, या हम उसको पे करें या ना करें, हम उन पब्लिक गुड्स से बेनिफिट्स को हम रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ रोड, ठीक है, तो ये पब्लिक गुड में आता है। सो अलोकेशन फंक्शन डील्स विद द अलोकेशन ऑफ सच पब्लिक गुड्स। इस तरह की जो पब्लिक गुड्स होती है जिनको जो नॉन पेयर्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, यानी उसके लिए वो पे करें या ना करें तो उसको यूज़ हर कोई कर सकता है, हम किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते उसके कंजप्शन से। तो इन तरह की पब्लिक गुड्स के अलोकेशन के लिए जो अलोकेशन फंक्शन है वो डील करता है। द परफॉर्मेंस ऑफ दीज फंक्शंस रिक्वायर्स लार्ज स्केल एक्सपेंडिचर। एक ह्यूज एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होती है, लार्ज स्केल पे एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होगी गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अलोकेट द एक्सपेंडिचर एफिशिएंटली। बेसिकली जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर उसको एफिशिएंटली अलोकेट किया जाए, जो भी बहुत सारे जितने भी गुड्स हैं उसके अंदर, यानी गुड्स के प्रोडक्शन के अंदर। द अलोकेशन फंक्शन स्टडीज हाउ टू अलोकेट पब्लिक एक्सपेंडिचर मोस्ट एफिशिएंटली टू रीप मैक्सिमम बेनिफिट्स विद द अवेलेबल पब्लिक वेल्थ। बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस फंक्शन का कि जो भी गवर्नमेंट खर्च करती है पब्लिक वेलफेयर के ऊपर या पब्लिक गुड्स के ऊपर, तो बेसिकली उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर को इस ऐसे तरीके से अलोकेट करना कि हम जो पब्लिक हमारा अवेलेबल पब्लिक रिसोर्सेज हैं उससे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट रिसीव कर सकें। तो ये हमारा अलोकेशन फंक्शन होता है पब्लिक फाइनेंस का। नेक्स्ट में इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। There are large disparities of income and wealth in every country in the world. Basically धन और आय की असमानता हर कंट्री के अंदर होती है। रिच सेक्शन होता है, पुअर सेक्शन होता है, जिनके अंदर बहुत वाइडर गैप होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज टू लेसन दीज इनइक्वालिटीज़। कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो पब्लिक फाइनेंस का, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को, इन इनकम इनइक्वालिटीज़ को कम करना एज मच एज पॉसिबल थ्रू डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। और वो कम कैसे होगा? बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यानी धन और आय का दोबारा से अगर वितरण करेंगे, पुनर्वितरण से, तो ये हमारा जितना पॉसिबल हो उसके इनकम इनइक्वालिटीज़ को कम करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ये कैसे होता है, इस टारगेट को हम कैसे अचीव करते हैं? ट्रांसफर जो टैक्स स्कीम्स होती है, हमारी टैक्स पॉलिसीज होती है, उनको यूज़ करके। जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सिंग होती है, उसमें क्या होता है कि जो रिच सेक्शन होता है उससे हायर टैक्स चार्ज किया जाता है। जो लो इनकम ग्रुप होते हैं उसको हम सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो प्रोग्रेसिव टैक्स है दैट कैन बी यूज टू फाइनेंस पब्लिक सर्विसेज सच एज अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़।
तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिच सेक्शन से टैक्स, उनके ऊपर टैक्स इम्पोज करती है, वहाँ से गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू जो भी होते हैं तो गवर्नमेंट उनको लो इनकम सेक्शन के ऊपर खर्च करती है। दैट इज़ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी आय का पुनर्वितरण। तो ऐसे गवर्नमेंट ट्राई करती है कि जो भी इनकम की इनइक्वालिटीज़ है उनको कम करने की। तो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। एंड द लास्ट वन इज स्टेबलाइजेशन फंक्शन, यानी इकोनॉमी में जो स्टेबलाइजेशन यानी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, स्टेबिलिटी को अचीव करना। एवरी इकॉनमी गोज थ्रू द पीरियड्स ऑफ बूम्स एंड डिप्रेशन, जैसे कि हमने बिजनेस साइकिल के अंदर पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो इकॉनमी है कभी भी एक स्मूथ रन नहीं करती है, एक यानी जो इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट है उसके अराउंड रन नहीं करती है। हमेशा गवर्नमेंट इकॉनमी के अंदर अप एंड डाउन आते रहते हैं। इन द फेज ऑफ बूम्स एंड बूम आएगा, कभी डिप्रेशन आएगा, रिसेशन आएगा। तो इट इज़ द मोस्ट नॉर्मल एंड कॉमन बिजनेस साइकिल दैट लीड्स टू दिस सिनेरियो। However, these periods cause instability. बेसिकली इकोनॉमी के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है, बूम के अंदर इन्फ्लेशन आ जाती है, जैसे डिप्रेशन का फेज आता है तो डिफ्लेशन आ जाती है, ठीक है। तो इंस्टेबिलिटी इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हो जाती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज टू एलिमिनेट और एटलीस्ट रिड्यूस दीज बिजनेस फ्लक्चुएशंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी। कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक फाइनेंस का स्टेबलाइजेशन फंक्शन, दैट इज़ टू कि इन जो बिजनेस फ्लक्चुएशंस आते हैं इकोनॉमी में इनको कम करना या एलिमिनेट करना, या इकोनॉमी पे जो भी इम्पैक्ट आता है इन फ्लक्चुएशंस का उसको कम करना। सो पॉलिसीज सच एज डेफिसिट बजटिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्रेशन, कि जब डिप्रेशन की फेज आता है इकोनॉमी में तो वहाँ पे डेफिसिट बजटिंग की पॉलिसी अपना के, और जो बूम की सिचुएशन आती है तो वहाँ पे सरप्लस बजटिंग को अप्लाई करके, तो ये सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, अप्लाई करती है टू हेल्प जो कि अपनी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस थे हमारे पब्लिक फाइनेंस के, अलोकेशन फंक्शन, redistribution function and the stabilization function। तो दिस वॉज आवर वीडियो लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस के नेचर के बारे में पढ़ा, पब्लिक फाइनेंस का स्कोप क्या है, यानी कौन कौन सब्जेक्ट मैटर क्या है, कौन कौन सी थ्योरीज या कौन कौन सी ब्रांच के हम पब्लिक फाइनेंस में डील करते हैं, एंड पब्लिक फाइनेंस के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।